नमस्कार दोस्तों। पुरानी किताबों से मैं लाई हूँ कुछ कहानियाँ आपके लिए। आज मैं लेकर आई हूँ मुंशी प्रेमचंद की लिखी एक बेहतरीन और दर्द भरी कहानी जिसका शीर्षक है निर्मला। भाग 2। भाग 1 में हमने सुना बाबू उदय भानुलाल ने अपनी पुत्री निर्मला का विवाह तय कर दिया है। तो आइए जानते हैं आगे क्या हुआ। बापू उदय भानुलाल का मकान बाजार बना हुआ है। बरामदे में सुनार के हथौड़े और कमरे में दर्जी की सुइयां चल रही हैं। सामने नीम के नीचे बढ़ई चारपाइया बना रहा है। खपरेल में हलवाई के लिए भट्टा खोदा गया है। मेहमानों के लिए अलग मकान ठीक किया गया है। यह प्रबंध किया जा रहा है कि हर एक मेहमान के लिए एक एक चारपाई, एक एक कुर्सी और एक एक मेज़ हो। हर 3 मेहमानों के लिए एक एक कहार रखने की तजवीज़ हो रही है। अभी बारात आने में 1 महीने की देर है, लेकिन तैयारियां अभी से हो रही हैं। बारातियों का ऐसा सत्कार किया जाए कि किसी को जबान हिलाने का मौका ना मिले। वे लोग भी याद करें कि किसी के यहाँ बारात में गए थे। पूरा मकान बर्तनों से भरा हुआ है। चाय के सेट हैं, नाश्ते की तस्तरियाँ, थाल, लोटे, गिलास। जो लोग नित्य खाट पर पड़े हुए हुक्का पीते रहते हैं, बड़ी तत्परता से काम में लगे हुए हैं। अपनी उपयोगिता सिद्ध करने का ऐसा अच्छा अवसर उन्हें फिर बहुत दिनों के बाद मिलेगा। जहाँ एक आदमी को जाना होता है, 5 दौड़ते हैं। काम कम होता है, हुल्लड़ अधिक। ज़रा सी बात पर घंटों तर्क वितर्क होता है और अंत में वकील साहब को आकर निर्णय करना पड़ता है। एक कहता है यह घी खराब है, दूसरा कहता है इससे अच्छा बाजार में मिल जाए तो टांग की राह से निकल जाऊं, तीसरा कहता है इसमें तो हीक आती है, चौथा कहता है तुम्हारी नाक ही सड़ गई है, तुम क्या जानो घी किसे कहते हैं। जब से यहाँ आए हो घी मिलने लगा है, नहीं तो घी के दर्शन भी ना होते थे। इस पर तकरार बढ़ जाती है और वकील साहब को झगड़ा छुड़ाना पड़ता है। रात के 9 बजे थे। उदय भानुलाल अंदर बैठे हुए खर्च का तखमीना लगा रहे थे। वह प्रायः रोज़ ही तखमीना लगाते थे, पर रोज़ ही उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन और परिवर्धन करना पड़ता था। सामने कल्याणी भौहें सिकोड़े हुए खड़ी थीं। बाबू साहब ने बड़ी देर के बाद सिर उठाया और बोले, 10,000 से कम नहीं होता, बल्कि शायद और बढ़ जाए। कल्याणी 10 दिन में 5 से 10,000 हुए। 1 महीने में तो शायद 1 लाख नौबत आ जाए। उदय भानु, क्या करूं? जग हंसाई भी तो अच्छी नहीं लगती। कोई शिकायत हुई तो लोग कहेंगे नाम बड़े दर्शन छोटे। फिर जब मुझसे दहेज 1 पाई नहीं लेते तो मेरा भी कर्तव्य है कि मेहमानों के आदर सत्कार में कोई बात उठा न रखूं। कल्याणी, जब से ब्रह्मा ने सृष्टि रची तब से आज तक कभी बारातियों को कोई प्रसन्न नहीं रख सकता। उन्हें दोष निकालने और निंदा करने का कोई ना कोई अवसर मिल ही जाता है। जिसे अपने घर रूखी रोटियां भी मयस्सर नहीं, वह भी बारात में जाकर तानाशाह बन बैठता है। तेल खुशबूदार नहीं, साबुन टके सेर का जाने कहाँ से बटोर लाए। कहार बात नहीं सुनते, लालटेनें धुआं देती हैं। कुर्सियों में खटमल है, चारपाइयाँ ढीली हैं, जनवासे की जगह हवादार नहीं। ऐसी ऐसी हज़ारों शिकायतें होती रहती हैं, जिन्हें आप कहाँ तक रोकिएगा। अगर यह मौका ना मिला तो और कोई ऐब निकाल लिए जाएंगे। भाई, यह तेल तो रंडियों के लगाने लायक है, हमें तो सादा तेल चाहिए। जनाब ने यह साबुन नहीं भेजा है, आप अपनी अमीरी की शान दिखाई है, मानो हमने साबुन देखा ही नहीं। ये कहार नहीं, यमदूत है। जब देखिए सिर पर सवार। लालटेनें ऐसी भेजी हैं कि आंखें चमकने लगती हैं। अगर 10
5 दिन तक रोशनी में बैठना पड़े तो आंखें फूट जाएं। जनवासा क्या है, अभागे का भाग्य है जिस पर चारों तरफ से झोंके आते रहते हैं। मैं तो फिर यही कहूँगी कि बारातियों के नखरों का विचार ही छोड़ दो। उदय भानु, तो आखिर तुम मुझसे क्या करने को कहती हो? कल्याणी, कह तो रही हूँ, पक्का इरादा कर लो कि मैं 5,000 से अधिक ना खर्च करूँगा। घर में तो टका है ही नहीं, कर्ज ही का भरोसा ठहरा, तो इतना कर्ज क्यों ले कि जिंदगी में अदा ना हो? आखिर मेरे और भी बच्चे तो हैं, उनके लिए भी तो कुछ चाहिए। उदय भानु, तो आज मैं मरा जाता हूँ। कल्याणी, जीने मरने का हाल कोई नहीं जानता। कल्याणी, इसमें बिगड़ने की तो बात ही नहीं। मरना एक दिन सभी को है, कोई यहाँ अमर होकर थोड़े ही आया है। आंखें बंद कर लेने से तो होने वाली बात ना टलेगी। रोज़ आँखों देखती हूँ, बाप का देहांत हो जाता है, उसके बच्चे गली गली ठोकरे खाते फिरते हैं। आदमी ऐसा काम ही क्यों करे? उदय भानु ने जलकर कहा, जो अब समझ लूँ कि मेरे मरने के दिन निकट आ गए। यही तुम्हारी भविष्यवाणी है। सुहाग से स्त्रियों का जी उबते नहीं सुना था, आज यह नई बात मालूम हुई। रंडापे में भी कोई सुख होगा ही। कल्याणी, तुमसे दुनिया की कोई भी बात कही जाती है तो जहर उगलने लगते हो, इसलिए ना जानते हो इसे कितना टिकना नहीं है। मेरी ही रोटियों पर पड़ी हुई हूँ या और कुछ। जहाँ कोई बात कही बस सिर हो गए, मानो मैं घर की लौंडी हूँ। मेरा केवल रोटी और कपड़े से नाता है। जितना ही मैं दबती हूँ तुम और भी दबाते हो। मुफ्तखोर माल उड़ाए, कोई मुंह ना खोले। शराब कबाब में रुपए लूटे, कोई जवान ना हिलाए। ये सारे कांटे मेरे बच्चों के लिए तो बोए जा रहे हैं। उदय भानुलाल, तो मैं क्या तुम्हारा गुलाम हूँ? कल्याणी, तो क्या मैं तुम्हारी लौंडी हूँ? उदय भानुलाल, ऐसे मर्द और होंगे जो औरतों के इशारों पर नाचते हैं। कल्याणी, तो ऐसी स्त्रियां भी होंगी जो मर्दों की जूतियां सहा करती हैं। उदय भानुलाल, मैं कमा कर लाता हूँ, जैसे चाहूँ खर्च कर सकता हूँ, किसी के बोलने का अधिकार नहीं। कल्याणी, तो आप अपना घर संभालिए। ऐसे घर को मेरा दूर से ही सलाम है, जहाँ मेरी कोई पूछ नहीं। घर में तुम्हारा जितना अधिकार है उतना ही मेरा भी, इससे जौ भर भी कम नहीं। अगर तुम अपने मन के राजा हो तो मैं भी अपने मन की रानी हूँ। तुम्हारा घर तुम्हें मुबारक हो। मेरे लिए पेट की रोटियों की कमी नहीं है। तुम्हारे बच्चे हैं, मारो या जलाओ, ना आँखों से देखूंगी ना पीड़ा होगी। आँखी फूटी पीर गई। उदय भानु, क्या तुम समझती हो कि तुम ना संभालोगी तो मेरा घर घर ना संभलेगा? मैं अकेले ऐसे ऐसे 10 घर संभाल सकता हूँ। कल्याणी, कौन? अगर आज के महीने दिन मिट्टी में ना मिल जाए तो कहना कोई कहती थी। यह कहते कहते कल्याणी का चेहरा तमतमा उठा। वह झमक कर उठी और कमरे के द्वार की ओर चली। वकील साहब मुकदमे में तो खूब मीन मेक निकालते थे, लेकिन स्त्रियों के स्वभाव का उन्हें कुछ यूं ही सा ज्ञान था। यही एक ऐसी विद्या है जिसमें आदमी बूढ़ा होने पर भी कोरा रह जाता है। अगर वे अब भी नरम पड़ जाते और कल्याणी का हाथ पकड़कर बिठा लेते तो शायद वह रुक जाती, लेकिन आपसे यह तो हो ना सका। उल्टे चलते चलते एक और चकरा दिया। बोल, मैके का घमंड होगा। कल्याणी ने द्वार पर रुककर पति की ओर लाल लाल नेत्रों से देखा और बिफर कर बोली, मैके वाले मेरे तकदीर के साथी नहीं हैं और ना मैं इतनी नीच हूँ कि उनकी रोटियों पर जा पड़ूँ। उदय भानु, तब कहाँ जा रही हो? कल्याणी, यह पूछने वाले कौन होते हो? ईश्वर की सृष्टि में असंख्य प्राणियों के लिए जगह है, क्या मेरे लिए जगह नहीं है? यह कहकर कल्याणी कमरे से बाहर निकल गई। आंगन में आकर उसने एक बार आकाश की ओर देखा, मानो तारागण
को साक्षी दे रही है कि मैं इस घर में कितनी निर्दयता से निकाली जा रही हूँ। रात के 11 बज गए थे। घर में सन्नाटा छा गया था। दोनों बेटों की चारपाई उसी के कमरे में रहती थी। वह अपने कमरे में आई, देखा चंद्रभानु सोया है। सबसे छोटा सूर्यभानु चारपाई पर उठ बैठा है। माता को देखते ही वह बोला, तुम कहाँ गई थी अम्मा? कल्याणी दूर से ही खड़े खड़े बोली, कहीं नहीं बेटा, तुम्हारे बाबूजी के पास गई थी। सूर्य, तुम चली गई? मुझे अकेले डर लगता है। तुम क्यों चली गई थी, बताओ? यह कहकर बच्चे ने गोद में चढ़ने के लिए दोनों हाथ फैला दिए। कल्याणी अब अपने को रोक ना सकी। मातृ स्नेह के सुधा प्रभाव से उसका संतृप्त हृदय परिपल्लवित हो गया। हृदय के कोमल पौधे जो क्रोध की ताप से मुरझा गए थे, फिर हरे हो गए। आंखें सजल हो गई। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और छाती से लगाकर बोली, तुमने पुकार क्यों न लगाई बेटा? सूर्य, पुतालता तो था, तुम सुनती न थी। बताओ, अब तो कभी न जाओगी? कल्याणी, नहीं भैया, अब नहीं जाऊंगी। यह कहकर कल्याणी सूर्यभानु को लेकर चारपाई पर लेटी। माँ के हृदय से लिपटते ही बालक निशंक होकर सो गया। कल्याणी के मन में संकल्प विकल्प होने लगे। पति की बातें याद आती तो मन होता घर को तिलांजलि देकर चली जाऊं, लेकिन बच्चों का मुंह देखती तो वात्सल्य से चित्त गदगद हो जाता। बच्चों को किस पर छोड़कर जाऊं? मेरे इन लालों को कौन पालेगा? ये किसके होकर रहेंगे? कौन प्रातःकाल इन्हें दूध और हलवा खिलाएगा? कौन इनकी नींद सोएगा, इनकी नींद जगेगा? बेचारे कौड़ी के 3 हो जाएंगे। नहीं प्यारो, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। तुम्हारे लिए सब कुछ सह लूँगी। निराधार, अपमान, जली कटी, खोरी खरी, घुड़की छिड़की सब तुम्हारे लिए सहूँगी। कल्याणी तो बच्चे को लेकर लेटी, पर बाबू साहब को नींद ना आई। उन्हें चोट लग करने वाली बातें बड़ी मुश्किल से भूलती थीं। उफ, यह मिजाज, मानो मैं ही इनकी स्त्री हूँ। बात मुंह से निकलनी मुश्किल है। अब मैं इनका गुलाम होकर रहूं, घर में अकेली यह रहे और बाकी जितने अपने बेगाने हैं सब निकाल दिए जाएं। जला करती है, मानती है कि यह किसी तरह मरे तो मैं अकेली आराम करूं। दिल की बात मुंह से निकल ही आती है, चाहे कोई कितना ही छुपाए। कई दिन से देख रहा हूँ, ऐसी ही जली कटी सुनाया करती है। मैके का घमंड होगा, लेकिन वहाँ भी कोई ना पूछेगा। अभी सब आव भगत करते हैं। जब सिर पड़ जाएगी तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। रोती हुई जाएगी, वह रे घमंड, सोचती है मैं ही यह गृहस्थी चलाती हूँ। अभी 4 दिन को ही कहाँ चला जाऊँ तो मालूम हो जाएगा, सारी सेक ही किरकिरी हो जाएगी। एक बार इनका घमंड तोड़ ही दूँ, जरा वैधव्य का मज़ा भी चखा दूँ। ना जाने इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है कि मुझे यूँ कोसने लगी है। मालूम होता है प्रेम इन्हें छू नहीं गया या ना समझती। यह घर से इतना चिमटा हुआ है कि इससे चाहे जितना कोसूं टलने का नाम ना लेगा। यही बात है, पर यहाँ संसार से चिमटने वाले जीव नहीं हैं। जहन्नुम में जाए यह घर, जहाँ ऐसे प्राणियों से पाला पड़े। घर है या नरक। आदमी बाहर से थका मांदा आता है तो उसे घर में आराम मिलता है। यहाँ आराम के बदले कोसने सुनने मिलते हैं। मेरी मृत्यु के लिए व्रत रखे जाते हैं। यह है 25 वर्ष के दाम्पत्य जीवन का अंत। बस चल ही दूँ, अब देख लूँगा। इतना सारा घमंड धूल में मिल गया और मिजाज ठंडा हो गया तो लौट आऊँगा। 4-5 दिन काफ़ी होंगे। लो, तुम भी क्या याद करोगी किससे पाला पड़ा था? यही सोचते हुए बाबू साहब उठे, रेशमी चादर गले में डाली, कुछ रुपए लिए, अपना कार्ड निकालकर दूसरे कुर्ते की जेब में रखा, छड़ी उठाई और चुपके से बाहर निकले। सब नौकर नींद में मस्त थे। कुत्ता आहट पाकर चौंक पड़ा और उनके साथ हो लिया। पर यह कौन जानता था कि यह सारी लीला विधि
की हाथों रची जा रही है। जीवन रंगशाला का वह निर्दय सूत्रधार किसी अगम गुप्त स्थान पर बैठा हुआ किसी जटिल क्रूर क्रीड़ा दिखा दे रहा है। यह कौन जानता था कि नकल असल होने जा रही है, अभिनय सत्य का रूप ग्रहण करने वाला है। निशा ने इंदु को परास्त करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। उसकी पैशाचिक सेना ने प्रकृति का आतंक जमा रखा था। शस्त्रविद्यां मुँह छिपाए पड़ी थीं और कुविद्यां विजय वर्ग से इठलाती फिरती थीं। वन में वन्य जंतु शिकार की खोज में विचर रहे थे और नगरों में नरपिशाच गलियों में मंडराते फिरते थे। बाबू उदय भानुलाल लपकी हुई गंगा की ओर चल पड़े। उन्होंने अपना कुर्ता घाट के किनारे रखकर 5 दिन के लिए मिर्ज़ापुर चले जाने का निश्चय किया था। उनके कपड़े देखकर लोगों को डूब जाने का विश्वास हो जाएगा। कार्ड कुर्ते की जेब में था। पता लगाने में कोई दिक्कत ना हो सकती थी। दम के दम में सारे शहर में खबर मशहूर हो जाएगी। 8 बजते बजते तो मेरे द्वार पर सारा शहर जमा हो जाएगा। तब देखूं देवी जी क्या करती हैं। यही सोचते हुए बाबू साहब गलियों में चले जा रहे थे। सहसा उन्हें पीछे किसी दूसरे आदमी के आने की आहट मिली। समझे कोई होगा, आगे बढ़े, लेकिन जिस गली में वह मुड़ते उसी तरफ यह आदमी भी मुड़ता था। तब बाबू साहब को आशंका हुई कि यह आदमी मेरा पीछा कर रहा है। ऐसा आभास हुआ कि इसकी नीयत साफ नहीं है। उन्होंने तुरंत जेबी लालटेन निकाली और उसके प्रकाश से उस आदमी को देखा। एक वरिष्ठ मनुष्य कंधे पर लाठी रखे चला आता था। बाबू साहब उसे देखते ही चौंक पड़े। यह शहर का छटा हुआ बदमाश था। 3 साल पहले उस पर डाके का अभियोग चला था। उदय भानु ने उस मुकदमे में सरकार की ओर से पैरवी की थी और इस बदमाश को 3 साल की सज़ा दिलाई थी। तभी से वह इनके खून का प्यासा हो रहा था। कल ही वह छूटकर आया था। आज देवात साहब अकेले रात को दिखाई दिए तो उसने सोचा यह उसने दाव चुकाने का अच्छा मौका है। ऐसा मौका शायद ही फिर कभी मिले। तुरंत पीछे हो लिया और वार करने के लिए घात में था कि बाबू साहब ने जेबी लालटेन जलाई। बदमाश जरा ठिठक कर बोला, क्यों बाबूजी, पहचानते हो? मैं हूँ मतई। बाबू साहब ने डपट कर कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? मतई, क्यों? किसी को रास्ता चलने की मनाही है? यह गली तुम्हारे बाप की है? बाबू साहब जवानी में कुश्ती लड़े थे, अब भी हष्ट-पुष्ट आदमी थे, दिल के भी कच्चे ना थे। छड़ी संभाल कर बोले, अभी शायद मन नहीं भरा, अब की 7 साल को जाओगे? मतई, मैं 7 साल को जाऊंगा या 14 साल को, पर तुम्हें जिंदा ना छोड़ूंगा। हाँ, अगर तुम मेरे पैरों पर गिरकर कसम खाओ कि अब किसी को सज़ा ना कराऊंगा तो छोड़ दूं। बोलो मंजूर है? उदय भानु, तेरी शामत तो नहीं आई? मतई, सामत मेरी नहीं तुम्हारी आई है। बोलो, खाते हो कसम एक? उदय भानु, तुम हटते हो कि मैं पुलिसमैन को बुलाऊं? मतई, 2। उदय भानु गरज कर, हट जा बदमाश सामने से। मतई, 3। मुंह से 3 शब्द निकलते ही बाबू साहब के सिर पर लाठी का ऐसा तुला हाथ पर पड़ा कि वह अचेत होकर ज़मीन पर गिर पड़े। मुंह से केवल इतना ही निकला, हाय, मार डाला। मतई ने समीप आकर देखा तो सिर फट गया था और खून की धार निकल रही थी। नाड़ी का कहीं पता ना था। समझ गया कि काम तमाम हो गया। उसने कलाई से सोने की घड़ी खोल ली, कुर्ते के सोने के बटन निकाल लिए, उंगली से अंगूठी उतारी और अपनी राह चला गया, मानो कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, इतनी दया की लाश को रास्ते से घसीट कर किनारे डाल दी। हाय, बेचारे क्या सोचकर चली थी, क्या हो गया? जीवन में उतना सार भी नहीं, सांस का भरोसा ही क्या। और इसी नश्वरता पर हम अभिलाषाओं के कितने विशाल भवन बनाते हैं। नहीं जानते नीचे जाने वाली सांस ऊपर आएगी या नहीं, पर सोचते इतनी दूर की हैं मानो हम अमर हैं।
ये था कहानी का दूसरा भाग। कहानी का तीसरा भाग मैं आपके लिए बहुत जल्द लाऊंगी। प्रेमचंद की निर्मला भाग 3 के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।